कि आज आप 75 वर्ष में उनको बधाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है। तो आज संघ की आवश्यकता मोदी जी को है, इसीलिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस संघ की जरूरत भाजपा को नहीं थी, अब उसी संघ की तारीफ में मोदी जी लंबा चौड़ा लेख लिख मारे हैं। मोहन भागवत के 75वें जन्म दिवस पर मोदी जी ने भर भर कर तारीफें की हैं। अच्छा, मोहन भागवत वही हैं जो ये कहते थे कि 75 साल के बाद गद्दी छोड़ देनी चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। तो अब मोदी जी को मोहन भागवत की इतनी तारीफ क्यों करनी पड़ गई है? क्या 75 साल वाला दबाव उनके ऊपर संघ ना बनाए, इसके लिए मक्खनबाजी की तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ केपी मलिक सर हैं। मलिक सर, क्या कहेंगे आप? आज जो हमारे देश की राजनीति है वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हुई है कि एक बड़ी जवान आबादी को बुजुर्ग फौज चला रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा लेख लिख मारा है केपी मलिक सर, मोदी जी ने इतनी तारीफें कर दी हैं कि हजम ही नहीं हो रही लोगों को। क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रज्ञा जी। मोदी जी कभी छोटा तो करते ही नहीं है कोई काम, वो तो हमेशा बड़ा ही करते हैं। लेख भी बड़ा है, उनकी जानकारी बड़ी है। इससे आपको ये लगेगा कि भाई कितनी जानकारी उनको है, कितने पढ़े लिखे हैं। बात यह है कि आज आप 75 वर्ष में उनको बधाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आप उनको बधाई दे रहे हैं 11 तारीख को और 17 तारीख को वो आपको बधाई दें, वो भी एक लेख लिख दें 5 जनवरी में, और कि मोदी जी महान है, मोदी जी ने जो कार्य आज तक किए वो कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या चल रहा है? तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला, एक दूसरे की तारीफ करते रहें और होना कुछ नहीं है यहाँ पे, और आप एक एजेंडे के तहत देश को चला रहे हैं। अरे भाई, आप ही की पार्टी में जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, आप ही के जो संघ के अंदर से विरोध के सुर उठ रहे थे, तो आप जो है उस तरह से इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर क्यों नहीं एक लेख लिख देते मोदी जी? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको भी तो आपने जो है मार्गदर्शक मंडल में बिठा के रखा हुआ है। तो मार्गदर्शक मंडल खाली देखने के लिए गिद्ध की तरह देखते रहते हैं वो, या वो कुछ बोलेंगे करेंगे भी, या आप उनके सुनेंगे भी? मार्गदर्शक मंडल का ये हुआ था कि भाई आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपसे विचार विमर्श चलता रहेगा और उसके तहत सरकार चलेगी, संगठन चलेगा। तो आपने तो उनको मार्गदर्शक मंडल का नाम देके उनको घर के अंदर बंधक बना दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं कुछ। तो मैं ये कह रहा हूं, जो मुरली मनोहर जोशी जी ने रिपोर्ट पेश की है वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो तो कांग्रेस है नहीं, वो तो नेहरू के प्रशंसक है नहीं। तो उन पे तो विचार करिए आप उन पे भी विचार नहीं कर रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे, मंत्री रहे, निशिकांत दुबे जी, उनको कह रहे हैं कि ये विरोधी आ गए हैं। अब वो रूडी जी को विरोधी बता रहे हैं। तो ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कोई विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के लोग तो है नहीं। तो ये कहना कि भाई आप आइए, अपना हम और आप एक दूसरे की तारीफें करें और ये मामला चलता रहे, ये मामला ऐसा चलता नहीं। रही संघ की बात, संघ तमाम बातें करता है। क्या संघ ने पिछले 11 साल में ये कहा है कि देश में, कहा था कहने को तो भागवत जी ने, कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में इस सरकार ने कुछ नहीं करा 11 साल में। तो मोदी जी ने क्या लेख में कोई जवाब दिया है क्या? इस लेख में मोदी जी ने वो भागवत जी के उस सवाल का जवाब दिया है क्या, या खाली तारीफें कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये स्थिति आ गई है प्रज्ञा जी के देश में, जिस प्रकार की करनी पड़ सरकार। गई इतनी तारीफें केपी मलिक सर? अभी तो नड्डा जी ने खुलकर बोल दिया था ना कि संघ की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, जो नड्डा जी ने खुल के बोला था उसका परिणाम आपके सामने आया यूपी के तौर पे। उसका परिणाम आपने राजस्थान में देखा, उसका परिणाम आपने गुजरात में देखा। तो जब उसका परिणाम आया तब इनकी आंखें खुली और फिर जाकर नतमस्तक हो गए। आपको तो याद होगा कि भाई 11 साल के इतिहास में मोदी जी पहली बार नागपुर पहुंचे थे और संघ के कार्यालय गए थे, मोहन भागवत जी से मिले थे, पहले तो गए नहीं वो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उनको लगता है कि संघ ही हमारी जान बचा सकता है, इसलिए संघ की तारीफों के पुल बन रहे हैं। मैंने आपको ये कहा था कि संघ के अंदर विचार विमर्श ये हुआ था कि मोहन भागवत जी अपने जन्मदिन 11
सितंबर को इस्तीफा दे सकते हैं और वो इस रणनीति के तहत इस्तीफा देंगे कि भाई 75 साल के बाद आपने ही फॉर्मूला बनाया है और अब 75 साल के बाद लोग आजाद हो जाते हैं और दूसरों को मौका देते हैं। उन्होंने खुद भी बोला था ये बात, अगर आप देखेंगे कि भाई वो पिंगले साहब ने कहा था कि भाई 75 साल के हो गए, बाजू हटो और अब दूसरे को जगह दो। तो उसी के तहत मैं भी शायद किसी को मौका देना चाहता हूं। लेकिन जब संघ में बैठक हुई और हमारे सूत्रों ने बताया कि बैठक हुई, बैठक में कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि आपने तो दे दिया 11 तारीख को इस्तीफा सिद्धांतवाद पे और उनको दबाव देने के लिए, और उन्होंने दिया ही नहीं। तो अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उस परिस्थिति में क्या होगा? अभी तो आप कुछ बोल भी पा रहे हैं शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, और 11 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, ना कहीं आपका छपेगा ना कहीं सुनेगा कोई। आप जो है बिल्कुल, क्या ये मान लिया जाए कि ना भागवत 75 साल के बाद इस्तीफा देंगे, ना मोदी इस्तीफा देंगे, और जो भागवत लगातार प्रेशर बना रहे थे कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए 75 साल के बाद, दूसरों को मौका देना चाहिए, उनको भी गुजरात लॉबी ने मैनेज कर लिया है क्या? देखिए प्रज्ञा, आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो बातें हम कह रहे हैं कि भाई वो इस्तीफा देंगे या उनको देना चाहिए, ये शिष्टाचार सिद्धांतवाद की बातें आप कर रहे हैं। आज तक मोदी जी ने खुद कुछ किया है क्या? खुद किसी को कुछ दिया है क्या? अपनी तरफ से उन्होंने किया है क्या? उन्हीं इन्होंने जो है जिस जगन रेड्डी से वोट मांगा है, कुछ दिन पहले तो ईडी पहुंची हुई थी उसके यहाँ, आज आपने उसको फोन कर दिया मांगने के लिए। तो इनका तो दोहरा चरित्र है, ये तो जैसा मौका देखते हैं उसके अनुसार ये अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अनुसार अनुसार आचरण करते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि इनका एजेंडा कहाँ फिट हो रहा है, इनको फायदा कहाँ मिल रहा है, ये उसके तहत काम करते हैं। आज इनको संघ की जरूरत है तो उसके पैर पकड़ ले रहे हैं, कल तक संघ की जरूरत नहीं थी तो कह रहे थे कि हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका कोई ना कोई इस तरह का कोई सिद्धांत है, ना इनका कोई इस तरह का है कि भाई कोई आदमी हमें दुत्कारा हम बुरा, ये बुरा भी नहीं मानते। आप जितनी गालियां इनको दीजिए, जितना डांट दीजिए इनको, और जितना इनके बारे में बोल दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी ये आपके यहाँ तुरंत आ जाएंगे, और वैसे आप नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा हथियार भी इनके पास है। अब आपने देखा पिछले उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकाएक क्या हो गया नवीन पटनायक जी को, एकाएक क्या हो गया केसीआर को, जिनकी बेटी को आपने जेल में रखा, ईडी रोज उसके यहाँ बैठ जाती है जाके। तो क्या सपना आया रात को केसीआर को कि एनडीए के हमें उम्मीदवार को जिताना है, आकाशवाणी हुई है और हमारे जो भगवान है उन्होंने कह दिया कि ना 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 उन्हीं को जिताना है, देश को बचाना है। तो ऐसा क्या आकाशवाणी हुई? जगन रेड्डी की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आंध्र प्रदेश के सीएम टच में है और एकाएक उनको जाना पड़ा? तो इनके पास तमाम शाम दाम दंड भेद सब कुछ है, जिसके तहत भी जो आना है उसको उस तरह लेते हैं। अब ये सारी चीजें हो सकता है हमें ना पता हो और संघ में भी आजमाई जा रही हो, ऐसा थोड़ी है। तो सब जगह है। तो आज संघ की आवश्यकता मोदी जी को है, इसीलिए कसीदे पड़े जा रहे हैं। पिछला साल भी तो हुआ होगा, 24 साल का इनका जन्मदिन हुआ होगा भागवत जी का, उस दिन भी कोई लेकर आया था क्या? गूगल कर लीजिए। 53 भी 73 भी हुए थे उससे पहले, तब भी कुछ नहीं आया। 70 में 72 में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप बताइए। तो एकाएक क्या हो गया ये? तो इसलिए क्या है कि और संघ ने और उनके समर्थकों ने, अंदर के जो बीजेपी के लोग हैं, जो संघ समर्थक हैं या संघ की विचारधारा वाले लोग हैं, उनका भी जो एक ग्रुप बन गया, उन्होंने मान लिया है कि इनके साथ इन्हीं के तरीके से लड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने सिद्धांतवाद के तरीके से लड़ेंगे तो वो सिद्धांतवाद यहाँ चलेगा नहीं। सिद्धांतवाद तो पार्टी में चलता था, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, भाई मुरली मनोहर जोशी सिद्धांतवाद के तहत ही तो कोने में बैठे हैं। अडवाणी जी कोने में इसीलिए तो बैठे हैं, सिद्धांत के तरीके से आपने उनको 75 साल में हटा दिया, और संघ ने तो तब कुछ नहीं किया था। संघ भी कम नहीं है ना उस हिसाब से। जब अडवाणी जी को हटाया गया, जब 75 साल का फॉर्मूला लाया गया, तो क्यों नहीं संघ ने मना किया? तो संघ भी कहीं ना कहीं उसमें सहमत था। तो आज जो सहमति संघ ने दी थी और आज उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए, उल्टे परिणाम आए हैं, इसीलिए तो संघ चुपचाप सुन रहा है मुरली मनोहर जोशी की। नहीं तो मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं रोका कि आप कैसे कह सकते हैं, आप तो मार्गदर्शक मंडल में है। लेकिन मार्गदर्शक मंडल के लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है, और फेरिस्त बड़ी लंबी है वो। उसमें खाली अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, उसमें तमाम नेता, वेंकैया नायडू है, विजय मल्होत्रा है, हर्षवर्धन है, सुमित्रा महाजन है। इन लोगों को आपने हटाया तो क्या इनमें हो गया था? 76 साल के, 78 साल के होने में कई दूसरी पार्टियों के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने साल के हैं, बाकी दूसरी पार्टियों में कितने साल के लोग काम कर रहे हैं।
और आज भी अगर मुरली मनोहर जोशी को देखें तो वो तो बहुत अच्छा उनका दिमाग काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग हो गए तो क्या हो गया। तो आप उनको 75 साल का कह के उनको हटा दे रहे हैं और खुद नहीं हट रहे हैं। तो ये तो वही जुमलेबाजी हुई ना, जो आप कहते हैं कि हमने 15 लाख देने की बात करी थी, जब सवाल पूछेगा पत्रकार तो कह देते हैं तो जुमलेबाजी है। तो ये इनका अगर सिद्धांत है, देखिए हम लोग भी हो, चाहे हम जर्नलिस्ट के नाते हो, चाहे आम आदमी हो, वो ये कहता था कि भाई कांग्रेस का ठीक तरीका नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, बहुत अच्छी विचारधारा है इसकी, देश के लिए सोचती है, बहुत बढ़िया सोचती है। इस तरह का एक परसेप्शन जनता में था। कांग्रेस को लोग कहते, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है और हम जैसे लोग सत्ता के खिलाफ खड़े रहते हैं, सत्ता के कामों पे उंगली उठाते हैं। कई सारे काम ऐसे करती थी कांग्रेस जब हम उसको पकड़ते थे। कांग्रेस की पिछली सरकार में ही हमने देखा था कि कोल घोटाला, 2G घोटाला हुआ, हमने खूब लिखा उस पर, खूब कांग्रेस की टांग खिंचाई की। जो भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीजें कांग्रेस में चल रही थी, हम दबंगई से उठा रहे थे और हम कहते थे भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है। सिद्धांतवाद तो दिखा हमें कई बार दिखा सिद्धांतवाद। भाई अडवाणी जी ने के ऊपर हवाला कांड में उनका नाम आया तो सिद्धांतवाद के नाते उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया अपने सारे पदों से और ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। तो ठीक है, अडवाणी जी तो सिद्धांतवादी थे, तो फिर सिद्धांतवादी आप भी बनिए। इतनी सारी ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, हवाई जहाज गिर गया, लोग मर गए, एक कोई इस्तीफा किसी अफसर तक का नहीं हुआ, मंत्री तो दूर है। तो विरोध जो आज हो रहा है पार्टी के अंदर या बाहर, जो भी आप कहें, जो आपने नौकरशाह लेके आए हैं, ये जो रिटायर्ड नौकरशाह आप लेके आए हैं, इन्होंने कौन सी ऐसी क्रांति कर दी। आप विदेश सचिव को आप मंत्री बना के ले आए और जब आप चाइना के साथ बात करने जाते हैं आपका विदेश सचिव गायब हो जाता है। चुनाव की ही बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जी, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार जिता लिया, लेकिन टीएमसी के अभिषेक बनर्जी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसों से वोट खरीदा गया है। नहीं देखिए प्रज्ञा जी, ये जो चुनाव हुआ है, पहली बात तो ये है कि आपको ये मानना होगा कि वोट की कोई कमी तो थी नहीं एनडीए को, जाहिर था भाई जीतेंगे जीतेंगे ही। लेकिन वो डर कहीं ना कहीं था कि कहीं ना कहीं कुछ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और आपको ये मानना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर भी इनके प्रति विद्रोह तो है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ के लोग दूसरे दलों में ज्वाइन कर लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। खाली गुजरात लॉबी के खिलाफ लोगों का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या संघ के खिलाफ इतना उतावलापन नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो और चाहे संघ के लोग हों। लेकिन इन्होंने उनको कंट्रोल किया हुआ है और कंट्रोल करने के टूल मैंने आपको बता दिए हैं। ये टूल बहुत सारे इनके पास हैं, शाम दाम दंड भेद है, पैसा है, लालच है, तो सब कुछ इनके पास है। तो आप एक चीज में नहीं फंसेंगे, दूसरी में फंसेंगे। तो इन्होंने ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को ही डराया हुआ है, अंदर के लोगों को भी डराया हुआ है। अब जब मौका मिलता है आप छोड़ते नहीं उसको, गडकरी को छोड़ नहीं रहे ना, जब मौका मिलता है पेल देते हैं उनको। तो ये कैसे हो सकता है कि गडकरी जी मंत्री भी हैं और उनके यहाँ जांच भी चल रही है और उनके लड़के करप्शन भी कर रहे हैं और आप उन पर एक्शन भी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अगर गडकरी के लड़के गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी चीजें आ रही हैं तो जांच करके उनको जेल भेजिए, वो भी नहीं आप कर रहे हैं। कभी उनके ऊपर पूर्ति घोटाले का आरोप लगता है, कभी उन्हें सड़क बनाने का आरोप लगता है, होता कुछ नहीं है। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये आज की भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग त्रस्त हैं, पुराने लोग। अब आप देखिए ना कि आप अजीत पवार पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे जब वो बाहर थे, और वो वॉशिंग मशीन में से धुल के आ गए, बहुत अच्छे नेता हो गए। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले उनकी एक बड़ी अच्छी वीडियो आई कि वो उसको एसडीएम को धमका रहे हैं कि भैया ये काम करने दो, हमारे लोग हैं, दलाली बट्टा कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, इनको हमने आरक्षण दे दिया है, हमारी छत्र छाया में कर रहे हैं तो करने दीजिए इनको, सीधा कह रहे हैं। वो तो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में है ना। अगर वही भारतीय जनता पार्टी में ना होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती, इसी को मुद्दा बना के सड़कों पे आ जाती। विपक्ष सड़कों पे आ नहीं रहा है क्योंकि उसको आता है, वो विपक्ष के भी तो चोर है ना। विपक्ष ने जो चोरी चकारी की हुई है, उनकी जो फाइलें रखी है, वो सब ब्लैकमेल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल होती नहीं है, वो क्या, वो बेशर्मी है उनके अंदर, वो कह रहे हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भाजपा के नेता से बात कर लीजिए, वो सब चीजें करेगा और आपके सामने प्रदर्शन भी करेगा। कहाँ चली गई वो स्मृति ईरानी जी? नहीं, स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई जो सिलेंडर सिर पर रख के आ जाती थी, प्याज की माला पहन के आती थी वो दिल्ली में, वो कहाँ चली गई?
वो कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो जरा सी बारिश होने में, पानी भरने में, सड़कें टूटने में सड़क पे बैठ जाते हैं, कहाँ चले गए वो लोग? और आज दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति है, सड़कों पे 1-1 फीट के गड्ढे हैं, रोज जाम लग रहा है 5-10 किलोमीटर का, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी तो कहीं नहीं है ना। कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है, केजरीवाल इनसे मिले हुए हैं कहीं ना कहीं अंदर खाते, केजरीवाल के लोग क्रॉस वोट कर रहे हैं, तो ये तो इन्हीं के फॉर्मूले हैं ना सब। तो विरोध कौन करेगा? आप कहते हैं डबल इंजन, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, और इतना बुरा हाल हमने पिछले 3 दशकों में कभी दिल्ली में नहीं देखा। आप बाकी जगह छोड़ दीजिए, आप लुटियन जोन में कई जगह जाएंगे, वहां सड़कें टूटी हुई हैं। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री चलते हैं वहां सड़क टूटी हुई है। प्रधानमंत्री के घर से सिर्फ 300 मीटर की सड़क टूटी हुई है। तुगलक रोड थाना है, उसके गोल चक्कर पे जाके देख लीजिए आप। अभी अपने इनको किसी लेकिन रिपोर्टर को दिखता सर, ये सब बुरी चीजें इनको दिखती कहाँ है? सिर्फ अपनी तारीफें और अपने पक्ष की चीजें दिखती हैं। अच्छा, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। जी सर, जी 3 पार्टियों ने वोट करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल वोट करने के लिए नहीं आए। भाई, इनके पास दिल्ली आने का फ्लाइट टू लाइट का खर्चा नहीं था क्या? इनके पास था कि नहीं था वो नहीं पता, लेकिन इनके घर पे जो लोग गए थे उनके पास खर्चा भी था, पर्चा भी था और गाड़ी भी थी। तो इनके घर पे सुबह से शाम तक कौन लोग आए थे, कौन बैठे थे, कौन से डिपार्टमेंट के थे, वो पता कर लीजिए। जब आपके घर पे कोई आके बैठ जाएगा तो कैसे करेंगे? आपने अभी देखा ना, आपके लखनऊ में एक वीडियो चल रही है, और वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे बनारस के, उनको वहीं होटल में रोक ले रहे हैं लखनऊ में। हाँ, अजय राय को वहीं रोक लें, कहीं ऐसा ना हो बनारस चले जाए, प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो इसलिए घर पे ही रोक देते हैं ये। तो घर पे कौन रोकता है? तो घर पे रोकने वाले जो इनके पास श्याम दाम दंड भेद टूल, चील, कौवे, तोते, वो सब रोकते हैं। तो उसी से हुआ है उपराष्ट्रपति में भी। आप क्या सोचते हैं? लेकिन उपराष्ट्रपति में अगर नॉर्मल चुनाव भी होता, कभी हमने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि एनडीए का उम्मीदवार हार जाएगा, हारेगा, क्योंकि समीकरण ही नहीं है किसी के पास। लेकिन बात ये थी कि मोदी जी की प्रतिष्ठा, गुजरात लॉबी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, और ये था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही क्रॉस वोटिंग हो सकती है। विपक्ष को तो आप छोड़ दीजिए, एनडीए के अंदर से ही हो सकती है। उसके डर के चलते इन्होंने, आप देखिए ना, अगर डर नहीं था तो आपने 2-2 डिनर क्यों कैंसिल किए? आपने एक-एक सांसद के पीछे 3-3 लोग क्यों लगाए? आपको हर तुरंत एक प्रेस सांसद को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा, और प्रधानमंत्री जी को सबसे पीछे बैठना पड़ गया, ये भी इतिहास बन गया। आज तक तो हमने देखा नहीं प्रधानमंत्री जी कहीं पीछे बैठे हो, और लगातार 8-9 घंटे बैठे हो। ऐसा नहीं है कि गए बैठे 10 मिनट और फोटो खिंचवा गया, 8-9 घंटे वहीं बैठे हैं। सोचिए आप, सारा काम देश का छोड़ के, दुनिया का छोड़ के, सारा कुछ छोड़ छाड़ के पार्टी के लिए बैठे हैं। पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं वहां पे या पार्टी के कार्यकर्ता हैं? अब यही समझने में हमें दिक्कत हो रही है कि आप 8 घंटे पार्टी कार्यालय में बैठे हैं। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसे बैठता है? क्या किसी पार्टी, उपराष्ट्रपति जी अगर बनेंगे, क्या वो किसी एक विशेष पार्टी के हैं? आज आप उनको कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? वो तो संवैधानिक पद पे हैं। अब तो वो सबके उपराष्ट्रपति हैं, अब तो विरोधियों के भी उपराष्ट्रपति हैं वो। तो ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के वो उपराष्ट्रपति हैं। तो ये इतने नीचे के लेवल तक इस चीज को लेके जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आज तक उपराष्ट्रपति चुने नहीं गए हैं, पहले भी चुने गए हैं, ऊपर नीचे भी वोट मिलती है। हमेशा ये हुआ है कि किसी, मुझे याद आता हो कोई पुराना मामला अगर रहा हो, कोई हार गया हो कैंडिडेट विशेष परिस्थितियों में, मुझे नहीं पता है, लेकिन सत्ताधारी दल के ही कैंडिडेट हमेशा जीतते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे कोई गवर्नर बनाने वाली बात हो, किसी को हमेशा सरकार ही बनाती है। तो कोई अनोखी बात नहीं थी, ये तो लेकिन संख्या हालात का इस चुनाव प्रकार। है ना। संख्या आपके पास, संख्या जिसकी सत्ता होती है उसके पास संख्या होती ही होती है, तो जीतना तो तय था। लेकिन जिस तरीके से फंसा दिया था ये चुनाव इंडिया ने, जिस तरीके से घबराहट थी, डर थी, क्रॉस वोटिंग का डर, बगावत का डर, बदला लेने का डर, वो बिल्कुल साफ दिखाई दिया था। नहीं प्रज्ञा जी, मुझे बताइए ना, आपको क्यों डर लग रहा है बगावत से, क्रॉस वोट से, लोगों के धोखा देने से, आपकी ना सुनने से आपको डर क्यों लग रहा है? आप क्या उसका आकलन नहीं कर रहे हैं क्या? अरे भाई, आप 10 साल से सत्ता चला रहे हैं, आज आपके खिलाफ आवाजें क्यों उठ रही हैं? आप उनको ठीक क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई विरोध की बात कर रहा है तो उसका विरोध किसी चीज को लेके होगा ना, तो विरोध खत्म करिए, उसको ठीक करिए। अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि 10 साल में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का काम नहीं हुआ है, तो आप घोषणा कर दीजिए कि कल से रोजगार हम दे रहे हैं, कल से हम ये नई नीति लेके आए हैं, तो वो करिए ना आप।
आप अगर कोई सवाल उठा रहा है, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, आप उस पर एक्शन लेने के बजाय उसकी आवाज बंद करने चले जाते हैं। अरे भाई, अगर वो आवाज, आप मुरली मनोहर जोशी जी को घर में बंद कर दीजिए, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि जो वो कमियां गिना रहे हैं, हम कैसे ये कमियां ठीक करें। हमें तो ये पता है, जितने पुराने नेताओं को हम जानते थे, अगर आप उनके सामने उनकी आलोचना करते हैं, उनकी कमियां गिनाते हैं, तो आपका धन्यवाद करते थे, और फिर वो ये कहते थे समाधान भी तो बताओ, तो वो समाधान भी पूछते थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ समाधान वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं, यहाँ तो हमारी आवाज बंद करने पे आते हैं कि अच्छा, आपने ये क्यों बोल दिया, ये क्यों कह दिया। आपकी आवाज, मतलब जो आपने बात कही आवाज बंद करने वाली, उसी से एक और बात ये भी निकली कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए हैं। आप उनको वाराणसी और प्रयागराज में अपने ही विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट, मतलब हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं विपक्षी नेता। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी ऐसी कैसी इमरजेंसी में है कि उनको बनारस जाना है, तो प्रयागराज में और बनारस में विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट करा दिया जा रहा है, तब वो बनारस पहुंच पाएंगे? ये क्या चल रहा है सर? प्रज्ञा जी, जब आप कहीं जाएंगे और जो समस्याएं होंगी, तो वहां के लोग आपको समस्याएं उठाने आपके सामने आएंगे, और जब आप उनकी समस्या नहीं सुनेंगे तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बनारस में बाढ़ नहीं आई है, वहां का गंगा का जल स्तर नहीं बढ़ा है और वहां लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, तो वो लोग आएंगे आपके पास। दूसरी समस्याएं भी होती हैं, आप वहां के सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री तो आप हैं देश के, लेकिन सांसद आप बनारस के हैं, तो सांसद की, वहां सांसद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके जो लोग हैं, जो उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, तो वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। और आपको तो विरोध की आवाज सुननी नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो इसलिए हमें आप तो बड़ा उनको वहीं लोकतांत्रिक देश कहा जाता है केपी मलिक सर, लेकिन मोदी जी विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट करवा कर बनारस जा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। ये कोई नई बात नहीं है ना प्रज्ञा जी, ये तो आप 2 महीने से देख नहीं रहे। जो उपराष्ट्रपति थे वो कितने भयंकर बीमार थे, और बीमार हुए, और बाद में ये भी हुआ कि वो तो टेनिस खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। अब आप दो तरफा बात देखिए ना, सब कि कुछ वो तो बीमार आपके है। हाथ में ना, पावर आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में है, साम दाम दंड भेद जो आप बताते हैं, तोता मैना चिड़िया उल्लू सब आपके हाथ में है। उसके बाद भी आपको फिर किस बात का डर है कि आपको हाउस अरेस्ट करवाना पड़ रहा है नेताओं को? नहीं, इसीलिए तो डर लग रहा है ना कि अगर वो छूट गए तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपाधापी हो जाएगी, काले झंडे दिखाएंगे, उससे एक मैसेज जाएगा बाहर, तो उसको दबाना है ना। लेकिन दबाएंगे कब तक आप उसको? मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी बीमारी को दबाएंगे तो बीमारी दूसरी जगह फूटेगी, तो आप उसका समाधान करिए, उसका इलाज करिए, उसका ऑपरेशन करिए। वो नहीं करना है इनको। अब आज आप देखिए ना कि किसान इतनी परेशानी में बैठा है, 13 महीने दिल्ली में बैठ के चला गया, इतने किसान मर गए। आपने कहा कि भाई एमएसपी देंगे, मीटिंग, क्या कोई समाधान हुआ? 5 साल होने वाले हैं। आज किसानों पे इतनी बड़ी विपदा आई हुई है पंजाब की, आप गए और फॉर्मेलिटी करके आ गए, आपके मंत्री वहां फिल्में बना के आ जाते हैं। तो आप अगर इस तरह से जनता के साथ करेंगे तो जनता में तो आपके प्रति विरोध प्रदर्शन होगा ही, और आपके पड़ोसी देशों में हो रहा है, उससे आपको सबक भी लेने की आवश्यकता है।